चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आज सेक्शन डी खत्म हो जाएगा। क्लास नोट्स निकाल लें। क्या कह रहा है? आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द टॉर्क। अब टॉर्क आते ही क्या फॉर्मूला याद आना चाहिए? करंट कैरिंग कॉइल है तो टॉर्क का फॉर्मूला या तो आप एम बी साइन थीटा याद कर लो और उसको खोल लो, या बिना साइन थीटा, जो आपको अच्छा लगे। एम बी साइन थीटा और एम की जगह क्या लिख दो? एन आई ए। थीटा एंगल बिटवीन है एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में ये होता है एम क्रॉस बी। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो आशीष थीटा चाहिए। थीटा आने के बाद अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये भी बड़े पंगे पड़ रहे हैं कि कौन सा साइड बाहर आएगा, कौन सा साइड अंदर जाएगा। मतलब हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी। दो बातों में काम करते हैं। सबसे पहले लाते हैं थीटा। तो वन बाय वन सोचो। सबसे पहले लाओ मैग्नेटिक लाइंस। बताओ मैग्नेटिक लाइन कहां से कहां? नॉर्थ से साउथ। ये तो हो गई साहब मैग्नेटिक लाइंस। एरिया वेक्टर लाओ या एम वेक्टर लाओ। एम वेक्टर बताओ एंटी क्लॉकवाइज, एम वेक्टर बाहर। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को समझो। फील्ड कहाँ है? आगे। एम वेक्टर कहाँ? बाहर। एम बाहर क्यों आया सर? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा? डॉट आएगा। तो एम वेक्टर बाहर आ गया और बी है आगे। एंगल सोचो, बी आगे एम बाहर, थीटा कितना? चलो थीटा 90 आ गया। टॉर्क तो बात समझ में आ जाएगी। टॉर्क निपटाओ, खुश रहो। नंबर ऑफ टन 100, करंट 2 एम्पियर, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई 10 इंटू 8 80 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दो। फील्ड 0.2, थीटा 90, खुश रहिए, साइन 90। बताइए टॉर्क कितना आएगा? 0.32। 0.32। पर भाई टॉर्क निकालने के बाद भी मन खुश नहीं हुआ पूरा। कारण क्योंकि दो ऑप्शन में है मामला। ये तो चलो कट गया, इसमें भी दिक्कत है, तो इसके लिए थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। टॉर्क की डायरेक्शन, इसको आज सीखना पड़ेगा कि टॉर्क की डायरेक्शन होती क्या है। वो कोने में लिखा हुआ है, टॉ बराबर होता है एम क्रॉस बी। टॉ होता है एम क्रॉस बी। यहां से देखिए तो बात बनेगी एम क्रॉस बी। एम बताइए, एम डॉट। डॉट मतलब बाहर, बाहर मतलब के कैप। फील्ड, फील्ड आई कैप। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई में आया जे कैप। आज ये बात भी समझें कि टॉर्क आई जे के में आता है, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली जो टॉर्क की डायरेक्शन आती है ये वास्तव में एक्सिस ऑफ रोटेशन बता रहा है कि क्लॉक घूम रहा है या एंटी क्लॉक। इसको मैं आपको एक नई स्लाइड में समझाता हूं और उस बात को आप देखिएगा। ठीक है, जैसे आप इसी को समझें। अगर इस वाले में फोर्स देखें, फोर्स इस वाले पे फोर्स बताना। फील्ड कहाँ? आगे। करंट कहाँ? नीचे। फोर्स बाहर।
इस पे फोर्स आएगा बाहर, इस पे कहाँ आएगा बताइए? फील्ड इधर, करंट ऊपर, फोर्स अंदर। इस पर आया अंदर और इस पर आया बाहर, तो क्या ऐसे घूमेगा? इस पे तो आ रहा है अंदर अंदर, और इस पे कहाँ आ रहा है? बाहर। ये देखिए ऐसे घूमेगा। तो कौन सा साइड बाहर निकल कर आया? एडी। एडी साइड कम्स आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। सवाल बढ़िया है, सोचने वाला है। वापस देखिए। फिर ये सर, ये जे कैप क्या बताता है? जे कैप बड़ी जबरदस्त चीज बताता है। ये देखिए जे कैप मतलब अंगूठा किसकी तरफ है? जे कैप। ये देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बता रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये सब जो हाथ आपका घूम रहा है ना, वास्तव में बॉडी का घूमना बता रहा है। ये देखिए बॉडी का घूमना। ये देखिए, अगर ये ऐसे होगा ना, अंगूठा नीचे आता -J, तो पता है कौन सा साइड बाहर आता? ये वाला। बात जबरदस्त है। टॉर्क में, रोटेशनल मोशन में तो डिटेल में परवेज सर बताएंगे बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ये आइडिया दे रहा हूं कि ये देखो अंगूठा क्या बता रहा है। अंगूठा है जे कैप। अब जरा सोचो, ये ऐसे हो रहा है, मतलब ये हिस्सा कहाँ जा रहा है? अंदर। ये हिस्सा कहाँ आ रहा है? बाहर। ये देखिए, आप ऐसे नहीं समझना चाहते, आप इससे देखिए। इस किनारे पे फोर्स कहाँ है? बाहर। इस पे कहाँ है? अंदर। ये देखिए ऐसे घूम रहा है। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? ये वाली, जे कैप। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दो तरह से यही हो सकती थी, उल्टा भी घूम सकता था और सीधा भी। जे कैप मतलब ऊपर की तरफ, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है। ये वाला एंड कहाँ जा रहा है? अंदर। और ये एंड कहाँ आ रहा है? बाहर। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तब समझ में आए। तो टॉर्क फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला टॉ बराबर एम बी साइन थीटा, टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। लिख लीजिए। थीटा बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो थीटा को अपन 2-3 बार और समझते हैं ताकि बात अपन को क्लियर हो। सर एक बार वापस बता दीजिए, साइड कैसे बाहर आया? आइए देख लीजिए। एडी पर बल बताइए, यहां लिख लीजिए। एडी पर फोर्स, कौन सा वाला तरीका? वो बिल साइन थीटा, राइट हैंड पाम रूल। आइए एक बार और कर लीजिए, नींद भी खुल जाएगी आपकी। फील्ड इधर, फील्ड इधर, करंट कहाँ? नीचे। फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर। इसलिए साइड एडी कम्स आउट, कम्स आउट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। लिख के रख लीजिए ताकि बाद में समझ में आ जाए। कहां से निकाला आपने? राइट हैंड पाम रूल्स, राइट हैंड पाम रूल्स। क्लियर बात? तो इस करंट कैरिंग कॉइल को और अच्छे से समझिए ताकि ये बात दिमाग में बैठे। कल भी मैंने आपको बताया था, मेरे पास अब डाइपोल 3 तरह के हो गए। तीनों को समझिए। एक है इलेक्ट्रो वाला डाइपोल। कौन सा वाला? प्लस क्यू माइनस क्यू। और वो किस में रखा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। दूसरा बताइए, दूसरा मैग्नेट में बार मैग्नेट का डाइपोल। ये एक बार मैग्नेट जिसमें एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तीसरा जो भी लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, करंट कैरिंग कॉइल इज ऑल्सो एक्ट एज अ डाइपोल। ये करंट कैरिंग कॉइल किसमें रखी गई है? मैग्नेटिक फील्ड में। ये करंट कैरिंग कॉइल, तीनों ही डाइपोल हैं। खुशी की बात, तीनों में एक जैसे सवाल लगते हैं, एक जैसे ही फॉर्मूले लगते हैं। यहां टॉर्क पीई साइन थीटा, यहां टॉर्क एम बी साइन थीटा, यहां टॉर्क एम बी साइन थीटा। और करंट कैरिंग कॉइल का एम स्पेशल होता है। कल का पूरा लेक्चर NIA। तीन, इसको आप अलग क्यों मान रहे हो? हम तो तीनों को एक ही सवाल मानते हैं और तीनों पेपर में आए हुए हैं। वर्क डन रोटेटिंग अ डाइपोल,
लिखना चालू कर दो, देखा हुआ तो है, लिख लो P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यहां MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यहां भी वही लगेगा MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, बस यहां M क्या होगा NIA। डाइपोल मोमेंट, यहां डाइपोल मोमेंट डिफाइंड होता है कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों के बीच की दूरी, यहां डिफाइंड होता है कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच में लंबाई, और यहां डिफाइंड होता है NIA। तीनों को आप एक साथ पढ़ोगे ना, 5 मिनट में 3 तरीके से डाइपोल तैयार हो जाएगा। ये पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक जैसे फॉर्मूले चलते हैं। कंपैरिजन करा होना चाहिए, कंपैरिजन किसी किताब में नहीं करा हुआ, पर हैज तीनों एक जैसे फॉर्मूले, एक जैसी अप्रोच, याद रखने का तरीका। और बार बार बोलिए, ये जो फील्ड है इन चार्ज की नहीं है, ये जो फील्ड है इन पोल्स की नहीं है, कॉइल की नहीं है, कौन है? एक्सटर्नल, बिहेवियर इन एक्सटर्नल फील्ड। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, यही कंफ्यूजन का जन्म होता है बाद में अगर हम आधा अधूरा पढ़ते हैं। हेडिंग ही डाल दो ना, बिहेवियर इन एक्सटर्नल फील्ड है। सवाल आना ही है इस पर, 2023 में इस पे आया डाइपोल पर, ये पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। कोई भी एक डाइपोल उठकर दे देगा वो, चाहे वो इलेक्ट्रो का हो, चाहे वो बार मैग्नेट का हो, या करंट कैरिंग कॉइल का हो। ये इलेक्ट्रो का डाइपोल, ये बार मैग्नेट, ये करंट कैरिंग कॉइल। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी भी वही चलती है, माइनस पीई कॉस थीटा, यहां चलती है माइनस एम बी कॉस थीटा, यहां भी वही। इक्विलिब्रियम भी वही चलते हैं, थीटा 0 180। इनफैक्ट स्टेबल से इसको हल्का डिस्प्लेस कर दोगे तो शायद याद हो, एक IIT का सवाल कराया था इसका टाइम पीरियड, किसी को याद हो हाथ खड़ा करके बताओ। 2/रूट टाइम पीरियड, डाइपोल को हल्का सा घुमा देते हैं तो SHM करता है, I/PE। बहुत बढ़िया, I/PE पूछा गया है। सेम यहां बनेगा, सोचो, I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही रहेगा, P की जगह M, E की जगह B। एनसीईआरटी में प्रश्न है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भाई इसका। सेम यहां बनेगा, अगर आप इसको स्टेबल से हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, पीछे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, I/MB। सिंबल के मीनिंग लिखना, फॉर्मूले याद हैं पर सिंबल ही नहीं पता। ये आई करंट चल रहा है, ये आई अचानक से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हूं मत करना, लिख लेना, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बाकी सारे आई करंट हैं, तुम सब एक ही मान लो। ये वाला आई, केवल ये वाला आई टाइम पीरियड में कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी सारे आई यूजुअल मीनिंग है, करंट है। इस अकेली स्लाइड पे सवाल बनेंगे, ये पूरा डाइपोल है। फिर बनवाऊंगा मार्च अप्रैल में जब रिवीजन करवाऊंगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, पूरा यही स्लाइड फिर आएगी, क्योंकि इस पे सवाल आता ही आता है। 8 सेशन बनाए हैं 3 3 घंटे के, जिसमें पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिवाइज होगा, इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, EMI, AC, EMW। 8 सेशन 3 घंटे के डिजाइन कर लिए, जो लगाएंगे आपके मार्च और अप्रैल में 8 दिन। उसमें पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 20 सवाल। पढ़ूं क्या आगे? इस फॉर्मूले को जूम कर रहा हूं, 10 मिनट इस पे जूम रहेगा, ताकि इस आई को लिख लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
नहीं हटा रहा जूम, वो 5 मिनट देखो उसको, तुम बाद में इसको करंट लिखोगे इसलिए। पढ़ूं? अच्छा, एक क्वेश्चन और करो ताकि इस एम बी साइन थीटा का डर हटे। क्लियरिटी लाओ, बिल्कुल आड़े का मत रटो। डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 2023 में इस पे सवाल आया टॉर्क पर इस साल। ये है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ होती है, मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करने के तरीके। बार मैग्नेट में होता है M इंटू एल, जबकि करंट कैरिंग कॉइल में NIA। बहुत डिस्टिंग्विश होना चाहिए ताकि सवाल पढ़ते ही सही अटैक कर सको कि यार सवाल किसका है। करंट कैरिंग कॉइल NIA लगेगा, बार मैग्नेट है पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों पोल्स के बीच की सीधी दूरी। बोलिए क्लियर है सारा मैसेज? एक क्वेश्चन और करिए, 2005 का। ELP में है आपका, एक अटका हुआ था सवाल, ELP नंबर 8 का है सवाल। लैंग्वेज है उटपटांग, पर डायग्राम बनाएंगे, इमेजिनेशन करेंगे तो धीरे धीरे डर भी हटता है। किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस एक धुन सवार होनी चाहिए, पैशन जुनून चाहिए कि मुझे रोज सवाल बनाने हैं, तो चीजें धीरे धीरे अंडर कंट्रोल हो जाती हैं। तरीका एक ही है, बस रोज पढ़िए। ऐसा नहीं है 5-7 दिन खूब एनर्जी से पढ़ लिए फिर 10 दिन के पता ही नहीं है। रोज पढ़ने वाला ही जीतेगा कंसिस्टेंसी के साथ। मिटाऊं क्या? फोटो बनाओ, कोशिश करो कि सही फोटो बना पाओ कि दो बार मैग्नेट, ये NS, इनके बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप की कॉइल। और कितना अच्छा शब्द है वो पकड़ो, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। इसका मतलब समझे? पहले तो फील्ड लाइन बनाओ, ये फील्ड लाइन, सारा खेल यही तो पकड़ना है, ये फील्ड लाइन। और प्लेन भी फील्ड लाइन में है, मतलब जो कॉइल है वो पूरी की पूरी इसी प्लेन में है। कॉइल टिल्टेड नहीं है, कॉइल इज इन द प्लेन ऑफ फील्ड। कल भी मैंने आपको डायग्राम बताया था, ये फील्ड लाइंस हैं, पूरी की पूरी कॉइल इसी प्लेन में है। अब थीटा चाहिए, थीटा होता है M वेक्टर और B वेक्टर। M वेक्टर कहां जाएगा इसका? बाहर। बाहर या अंदर कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इसने करंट की दिशा नहीं दी। अपने मन से मान लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अपने मन से मैंने मान ली एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ, एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट, तो M वेक्टर तो कहां आएगा? डॉट में। फील्ड कहां है? अलोंग X। अब बताओ थीटा कितना? 90। छोटी छोटी बातों को समझो, शब्द पढ़ो। सच दैट B इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, यही तो लाइन काम की है। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दे देता तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता, पर पेपर में डायग्राम थोड़ी ना आएगा, पेपर में तो लैंग्वेज आएगी।
मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन एक ही प्लेन में है, एम वेक्टर कहां जाएगा, बाहर, बी वेक्टर आगे, तो एम और बी के बीच में एंगल 90। सवाल खत्म हो गया। टॉ बराबर एम बी साइन थीटा, एम की जगह एन आई ए बी, थीटा कितना 90। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कल भी काम आया था 2 बार, याद हो गया होगा, √3 a² / 4, 3 बार काम आ गया, थीटा 90 तो 1। सॉल्व कर लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे तो कितने मान लें, 1। साइड उसने एल दी है तो आप एल मान लो, ए माने तो ए मान लें, जो आपकी इच्छा। निकालना क्या है, एल की वैल्यू देखो तो आ रही है क्या, अच्छा सवाल है। एंगल समझ में आए, फॉर्मूला समझ में आए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया समझ में आए, इतनी सारी बातें काम की। 2 मिनट रुक जाता हूँ, फिर से लैंग्वेज पकड़ो, सही फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करो। फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इसलिए कहते हैं कि इसकी शॉर्ट नोट बनाइए, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए मैथमेट में, ताकि बाद में इसको आप अच्छा रिवाइज कर सको। कितना आंसर, तो n तो 1 ले लूं, तो टॉ बराबर हो गया n1, तो i बचा √3 l² / 4 और b, तो l² कितना आ जाएगा 4τ/√3i, तो l चाहिए, b कहाँ आएगा नीचे, ठीक है, स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा, √3pi, सेकंड आ जाएगा भाई। बोलो, बनी बात, बढ़े आगे। अब देख लो, टॉर्क वाली बात मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए, एंगल वाली फील आनी चाहिए। एंगल, एंगल है एम वेक्टर और पी वेक्टर, फिर लिख लो थीटा, कोई समस्या नहीं है। इन्हीं में तो फंसेंगे हम रिवीजन करते समय, फॉर्मूला रट भी लोगे उसके बाद एंगल में ही फंसोगे ना, और कुछ फंसने का ही नहीं है। वैल्यू पुट करनी है, एंगल सही आना चाहिए, बार बार लिख लोगे याद रहेगा, एम वेक्टर और बी वेक्टर। सर करंट तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं दे रखी थी, आपकी मर्जी पड़े जो मानो, आप क्लॉक मान लोगे तो एम वेक्टर अंदर चला जाएगा, तब भी तो एंगल 90 रहेगा। ऐसे आर्ग्यूमेंट से फिजिक्स समझा जाता है कि सर करंट हम चेंज माने, आप मान लीजिए, चेंज मान लोगे तो भी एंगल 90 ही रहे। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते, लिखिए लास्ट टॉपिक इसमें, मैग्नेटिक बिहेवियर। इसी में लाइन खत्म करके इसी में लिखिए, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ये सेक्शन का लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पिछले 10 साल में इसमें 6 प्रश्न आए हैं, और बहुत छोटा सा आर्टिकल है, आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सेक्शन डी है ये लास्ट। इसके बाद 5वां और 6ठा सेक्शन शुरू कर देंगे आज। देखें, समझ लीजिए पूरा पढ़ा हुआ है, कुछ नया है ही नहीं, सब पढ़ा हुआ है, बस सबको एक साथ क्लब कर रहा हूं धीरे धीरे। सभी लोग बोर्ड पे देखें और मस्ती से बोर्ड पे समझ के आज इसको खत्म कर लें। एक इलेक्ट्रॉन है जो v स्पीड से चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसा रियल मॉडल संभव है, बिल्कुल बोर मॉडल, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब मैं इसमें बहुत सारी बातें आज करने वाला हूं अगले 1 घंटे में, इसकी करंट निकालूंगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, रिलेशन, अगले 40 मिनट में ये चलने वाला है। इलेक्ट्रॉन का घूमना
क्या मैं इसको करंट के बराबर मान सकता हूं? इक्विवेलेंट करंट मॉडल ये हो सकता है क्या? आप जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट क्लॉकवाइज, इक्विवेलेंट करंट। बोलिए क्लियर हुआ? अब मान लो V दे रखा है, ओमेगा के साथ रिलेशन चाहिए तो पुराने फॉर्मूले याद होने चाहिए। V बराबर ओमेगा और टाइम पीरियड में 2 पाई बाय टी, फ्रीक्वेंसी में 2 पाई एफ, सर्कुलर मोशन के। अब पहला वो पूछता है करंट के बारे में चर्चा करिए। किसके बारे में? करंट। चलो कोशिश करो। करंट, करंट क्या होता है? Q बाय टी, Q बाय टी, Q टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा, तो दूसरा फॉर्मूला आ गया Q ओमेगा बाय 2 पाई, Q ओमेगा बाय 2 पाई। अगर स्पीड में चाहिए तो Q बाय टी, टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक पूरे चक्कर में डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड v, ऊपर चला गया क्यू वी बाय 2 पाई। ये सारे करंट के जुगाड़ हैं, याद होने चाहिए। Q बाय टी, एक और हो सकता है 1 बाय टी को क्या लिख देंगे? फ्रीक्वेंसी। और हो सकता है Q ओमेगा बाय 2 पाई, और हो सकता है क्यू वी बटे 2 पाई आर। आशीष सर कब कौन सा यूज करना है? डिपेंड, प्रश्न में क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी हो, रेडियस दे रखा हो, ये लगाइए। ओमेगा दे रखा हो, ये लगाइए। फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, ये लगाइए। पर ये रटने से बेहतर है 2 मिनट में पेपर में ही इससे खेला जा सकता है। बेसिक फॉर्मूला बस, आई बराबर क्यू बाय टी। सर टाइम कैसे निकाला, अलग से बता दो। अलग से बता दो टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस एक पूरे चक्कर में 2 पाई आर, स्पीड नोट करिए। पहला पॉइंट करंट। चार बातें इसमें हम बात करेंगे, करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक मोमेंट की, और एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन की। बहुत आसान टॉपिक है, सब कुछ देखा हुआ लगेगा। जो आपने पढ़ा है उन्हीं को यूज कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका प्रैक्टिकल मॉडल बोर मॉडल। इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट में घूम रहा है तो हमने इक्विवेलेंट करंट मान ली, इसे कहा गया इक्विवेलेंट करंट मॉडल। बढ़ो आगे। अब कुछ बोर ऑर्बिट की बात करें, क्योंकि यहाँ मुझे v चाहिए, रेडियस चाहिए, तो इनकी डिपेंडेंसी याद होनी चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करिए। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर बाय जेड। 0.529 की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंसी याद कर लें, n स्क्वायर बाय जेड। वेलोसिटी का याद हो 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन। तो वेलोसिटी की डिपेंडेंसी जेड बाय एन। टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन। ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर से डेटा लिया है, हमारे फिजिक्स में भी ये सिलेबस में है। इस बार एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही 2 प्रश्न आए हैं, लाइमन सीरीज का और रेडियस का। ये फिजिकल केमिस्ट्री वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वही फिजिकल केमिस्ट्री ने 8 नंबर भी दिलाए थे इस बार फिजिक्स में। 2 सवाल आ गए एटॉमिक स्ट्रक्चर के, मॉडर्न फिजिक्स में माना जाता है। अब वो कहता है करंट की डिपेंडेंसी बताओ, कि अगर मैं ऑर्बिट चेंज करूं, पहले ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में आ जाऊं, 5वें ऑर्बिट में आ जाऊं, तो बहुत सरल है। आई का फॉर्मूला आ गया क्यू वी बाय 2 पाई आर। अब वेलोसिटी की डिपेंडेंसी रख दीजिए, कितनी है? जेड बाय एन। और रेडियस की रख दीजिए। और मान लो आप सेम और सेम एटम में हो, सेम एटम में हो, तो जेड तो दोनों का
सेम होगा। क्या कहना चाहता हूं मैं आपको बताता हूं, पहले आइए बराबर। करूं, नेक्स्ट कर दूं, थोड़ा तेज लिखो फटाफट। साथ साथ लिखा करो, ऐसा नहीं है कि पहले समझो फिर लिखो, साथ साथ लिखते, जब जब मैं लिखता जाऊं तब तक लिखता रहा करो। अब अगर मैं सेम एटम की बात करूं, सेम एटम का मतलब क्या हो गया, जेड तो सेम है, तो रेडियस की डिपेंडेंसी एन स्क्वायर बाय जेड, और उसी के लिए बात कर रहे हैं तो एन स्क्वायर, और वेलोसिटी डिपेंडेंसी क्या थी, जेड बाई एन, उसी एटम के अंदर बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/n। समझ रहे हैं, जेड हटा दिया। अब बताइए करंट का फॉर्मूला क्या आया था, क्यू वी बाय 2 पाई आर, साथ साथ लिखते जाइए, क्यू 2 पाई काट दीजिए, वेलोसिटी डिपेंडेंसी 1/n, आर की डिपेंडेंसी एन स्क्वायर, तो बताइए करंट की डिपेंडेंसी एन क्यू फोर सेम एटम इन डिफरेंट ऑर्बिट। करंट की डिपेंडेंसी, तो मैंने करंट की काफी सारी बातें करी, करंट के इतने सारे फॉर्मूले निकाल लिए, और सर ये क्या निकाला, ये निकाला कि एक ही एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अलग अलग ऑर्बिट में है, दूसरे ऑर्बिट में है, 5वें ऑर्बिट में है, 10वें ऑर्बिट में है, तो उनकी करंट का आप रेशियो भी निकाल सकते हो। जहां पर एन क्या बता रहा है, ऑर्बिट, आपसे बोला जाए पहला ऑर्बिट, यहाँ लिख लिया करो, उससे बढ़िया रहता है, पहला ऑर्बिट मतलब N1, तीसरा ऑर्बिट मतलब N3, इससे एक आइडिया लग जाता है, अच्छा एन क्या बता रहा है, ऑर्बिट। क्या होता है फॉर्मूला याद तो कर लेते हैं, पर उसमें जो उसके सिंबल्स हैं उनके मीनिंग में हमें परेशानी होती है, परीक्षा में हमें समझ नहीं आता, इसलिए फॉर्मूले को याद करते समय हर जो मीनिंग है उसको भी बहुत अच्छे से समझा करें, तभी तो उसको अप्लाई कर पाओगे। ये सेम एटम समझ में आया, सेम एटम मतलब मैं लिथियम डबल प्लस के अंदर बात कर रहा हूं, उसी के अंदर अलग अलग ऑर्बिट, मैं हीलियम प्लस के अंदर बात कर रहा हूं, तो जब हीलियम के अंदर ही बात करोगे तो जेड तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए लिखा है फोर सेम एटम इन डिफरेंट ऑर्बिट। बोलो बनी क्या बात। चलो ये हो गई साहब करंट की बात, 1 मिनट रुक रहा हूँ, करंट देख लीजिए, कुछ भी नया नहीं है, पर मुझे करंट आनी ही चाहिए। पूरी कहानी वापस सुन लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन का हमने चर्चा करना मुश्किल समझा, तो हमने एक इक्विवेलेंट करंट मॉडल मान लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके इक्विवेलेंट एक करंट को एज्यूम कर लिया, वो हमने करंट की वैल्यू निकाली। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, ये पहला था करंट, ये था पहला करंट, दूसरा लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आइए फिर से समझिएगा, पेन पेंसिल छोड़ के एक बार और बढ़िया समझ लो कि देखो सर कहानी समझ में आ जाए बस, फिर तो क्या दिक्कत नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, सर अपने इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आ रहा, इसका इक्विवेलेंट क्या मान लिया, करंट। बोलो क्या ये बात घुसी दिमाग में। पहले लेक्चर पे चले जाओ, बायो-सावर्ट लॉ, किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रही है तो क्या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड याद है, बताओ, म्यू नॉट आई बाय, खेल सकते हो, म्यू नॉट आई बाय 2r से। अब कौन दिख गया, आई, आई दिखते ही सब याद आ गए पुराने फॉर्मूले, क्यू बाय टी अभी बताया, क्यू एफ, क्यू ओमेगा बाय क्यू वी अपॉन 2 पाई। अब कुछ भी रख दो सारे फॉर्मूले आते जाएंगे, क्यों रटा जाए। अब आई के अलग अलग फॉर्मूले, म्यू नॉट बाय 2r, आई की जगह क्यू बाय टी भी सही है, म्यू नॉट बाय 2r, आई की जगह
क्यू एफ भी सही है, म्यू नॉट बाय 2r, आई की जगह क्यू वी अपॉन 2 पाई r भी सही है, म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई r, सारे सही हैं। पर इनको क्यों रटें, पेपर में ही इनको सॉल्व किया जा सकता है। ये याद है आपको, कोने में लिख लो और अच्छा याद हो जाएगा। बायो सवट लो, बिल्कुल रटने का भी प्रयास मत करो। जो चीजें आपने सीखी हुई है उनका यूज करना आना चाहिए। मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में क्या बोला, कुछ भी नया नहीं आएगा इसमें, सब पड़ा हुआ है मैग्नेटिक बिहेवियर में। बस म्यू आई बाय 2r याद किया, वैल्यू डालते ही गए। कब कौन सा लगेगा ये तो भाई प्रश्न बताएगा, प्रश्न बताएगा। बड़ा फेमस फॉर्मूला है। क्या बच्चा गलत करके आता है इसमें बताऊं मैं आपको। उसने एक बार पूछा रेडियस की डिपेंडेंसी बताओ, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो रेडियस की डिपेंडेंसी बताओ। अब देखना क्या आएगी इस फॉर्मूले से, देखना रेडियस की डिपेंडेंसी आर स्क्वायर वहां जाएगा और बी कहां आएगा नीचे, तो आर इज अंडर रूट बी बाई बी। बच्चा पता है ये गलत, ये टिक नहीं करके आया है, बच्चे के दिमाग में घुसा हुआ है आर बराबर एम बी बाई क्यू वी, वो ये टिक करके आया वी बाई बी। तो दोनों में अंतर है, क्या अंतर है बताओ। इसकी पूरी कहानी सुनो। एक कमरे में एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, फिर एक इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री पर आया तो फिर वो सर्कुलर पाथ करेगा। जबकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके घूमने से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो है ये। पर इतना तो हम सोच ही नहीं पाते ना, आर देखते ही तो खट एम बी बाय क्यू वी, देखो कितना अंतर आ गया। ये वी बाई वी है जबकि वो क्या रहा है अंडर वी बाई। इतना पॉपुलर सवाल है तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक बार और बोलता हूं धीरे धीरे। आर स्क्वायर की डिपेंडेंसी बी बाई वी, तो आर, ये बी कौन सा है बताइए, बी बोलिए कौन सा बी है, इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो फील्ड पैदा हो रही है। इसका एक्चुअल सवाल देखते हैं, इनके पास वो एक्चुअल सवाल नहीं है। ये देखो, ये एक्चुअल लैंग्वेज, an electron moves in a circular orbit and it produces a magnetic field। भाई साहब क्या बढ़िया लैंग्वेज लिखी है। जबकि उसमें क्या होता था, कहानी याद करो, एक कमरे में झमाझम मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया नॉक नॉक करके, क्या मैं अंदर घुसूं, आपने कहा यस आजा, कितने डिग्री पे आ रहा है 90 डिग्री पे आजा, 90 डिग्री पे पाथ उसका सर्कुलर, उसकी रेडियस थी वो। जबकि ये क्या है, क्या बेहतरीन लैंग्वेज लिखी है देखो, इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट पैदा हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। अब देखो मैं कैसे सोचूंगा इसको, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन को घुमाया कितने स्पीड से v, इसके इक्विवेलेंट क्या आ गई करंट। करंट बताओ v के फॉर्मूले में, v के फॉर्मूले में क्या था क्यू वी अपॉन 2 पाई r। फिर मुझे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट बाय 2r, आई की जगह क्यू वी बाय 2 पाई r, सब कांस्टेंट म्यू नॉट क्यू 2 तो b इज प्रोपोर्शनल टू v by r square, r square is v by v, r is proportional to root v by। ये लैंग्वेज का कमाल है, इसलिए कहते हैं कि सवाल पढ़िए। r बराबर एम बी बाई क्यू बी मैक्सिमम बच्चों को याद है। हमने तो बात करी है ना बच्चों से, बच्चे कहते हैं सर ये टिक किया, ये सोचा था, v बाई वी ऑप्शन में भी हो गया खत्म। पर अंतर समझ में आना चाहिए, जिसने अंतर डिस्टिंग्विश कर लिया उसका काम हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज देखो, पढ़ो, 2 मिनट रुक रहा हूं, लिखो। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के घूमने से पैदा हुई है। कितना अच्छा शब्द लिखा है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जबकि उसका एक बार और याद करो, तीसरी बार, एक कमरे में ऑलरेडी फील्ड है और फिर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन 3 स्टाइल से एंटर करता था, आपको याद हो तो, पैरेलल, आप कहोगे स्ट्रेट लाइन पे जा,
90 सर्कल पे जा, किसी एंगल पर हेलिकल। इस तरह से रिलेट करो तो मजा आ जाएगा आपको, पेपर में सवाल सही बनेंगे। बोलो, बढ़ूं क्या आगे? नोट डाउन कर लें। लास्ट स्लाइड में कुछ लिखना हो, ये ओके ओके पूरा देख लो। इनको मत याद करिए, इनको रटना बेकार है, कोई यूजफुल नहीं है। तरीका, बी याद है, आई रख दिया। आई कौन सा रखा? क्वेश्चन की डिमांड पर, उसमें वी था तो वी वाला रखा। अगर फ्रीक्वेंसी होता तो ये रखते, ओमेगा होते तो ओमेगा वाला रखते। वहां लिख के ये बड़ा बड़ा कोने में काट देना, अपने ही नोट्स हैं। आर बराबर एम वी बाय क्यू वी, आर इज प्रपोर्शनल टू वी बाय वी। दिल यही मानता है, करें क्या? एम बी बाई क्यू बी याद आता है, 50 बार लगाया है वो, तो वो याद आता है एम बी बाई क्यू बी। यहाँ लिखो, ये बी एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। यही शब्द तो काम के हैं, ये इतना कोई ऑथर किताब में नहीं लिख पाता कि यार ये फील्ड वो है, ये फील्ड अलग है, वो तो चलने दो, और बच्चा भी चलन दो, कुछ भी फील्ड है भाई। और दोनों फील्ड अलग अलग है, एक एक्सटर्नल है और एक खुद के द्वारा पैदा की गई फील्ड है। तो क्या दूसरा पॉइंट क्लियर है? चलिए, पहला पॉइंट क्या था देख लो, पन्ने पलट लो, थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ो ताकि दिमाग में बैठे, ये टॉपिक आना ही है। पहला क्या था? करंट। दूसरा क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट इसी के अंदर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट लगा लो, केवल यही 3 बार आ गया है एनसीईआरटी में, ये अलग हेडिंग है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इस पूरे आर्टिकल में कुछ भी नया नहीं है, बस आपको आना चाहिए। तीसरी बार डायग्राम बना रहा हूं, दिमाग में फिट करिए। एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाने को इक्विवेलेंट मान लिया किसके? करंट के। अब कल का पूरा दिन कोई करंट कैरिंग कॉइल हो बेटा, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, आई इंटू ए। कल का पूरा लेक्चर, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए। आई, आई स्पीड दे रखी है, अब आई के फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? स्पीड वाला, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। एरिया पाई आर स्क्वायर, खत्म। आर से आर कटा, पाई से पाई, हाफ क्यू वी आर। केवल यही 2 से 3 बार पूछा गया है। ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है तो जनरली किताब वाले क्यू की जगह ई लिख देते हैं, तो यही फॉर्मूला बन जाता है, हाफ ई वी आर। एक एक टर्म के साथ खेलिए। वी स्पीड है, आर रेडियस है, बड़ा एम मैग्नेटिक मोमेंट है। ये काम का है, इस पे स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये सीधा रटा हुआ होना चाहिए। हाफ ईवीआर एनसीईआरटी में सेपरेट हेडिंग है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ ईवीआर। एक बार आईआईटी में इसकी डिपेंडेंसी पूछ ली, एक ही एटम में अलग अलग ऑर्बिट्स में
तो बताओ कैसे डिपेंडेंसी निकाल लोगे? मैग्नेटिक मोमेंट है हाफ ईवीआर, अब दोनों की डिपेंडेंसी तो मैं रटी हुई है ना भाई। बता वेलोसिटी की, बता अभी बताई थी वेलोसिटी की, जेड बाय एन, रेडियस की बताओ, एन स्क्वायर बाय जेड, जेड से जेड कैंसिल, एन से एन कैंसिल, एम इज प्रोपोर्शनल टू एन, एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये होता है ऑन द स्पॉट खेलना, इतना रटा नहीं जा सकता। आप सोचो मैं सब रट लूं सारे फॉर्मूले, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो क्या रिलेट करना आना चाहिए पेपर में। हाफ ईवीआर आ गया, अब मुझे इसको एन में कन्वर्ट करना है, मुझे अलग से रेडियस और वेलोसिटी के भी रटे पड़े हैं, उनको यूज करना है। तो शॉर्ट नोट बनाते हैं तो बहुत ध्यान से, ये पॉइंट उसमें नहीं जाना चाहिए शॉर्ट नोट वाले में, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये जाना चाहिए हाफ ईवीआर, ये तो परीक्षा में ही आ जाएगा। बनाते समय थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग का तड़का लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपको जितने फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं आप उसमें सब भर रहे हो, सब भरने वाले थोड़ी ना है। बोलिए तीसरा पॉइंट क्लियर है मैग्नेटिक मोमेंट का? 3 पॉइंट पढ़ लिए, तीनों देख लो बार बार। पहला करंट, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तीसरा मैग्नेटिक मोमेंट, चौथा लिखिए। मैं एम के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा तो सुंदरता में हर में लगा रहा है, गलत है ना, ये ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ वेक्टर है वहां कोई वेक्टर ही नहीं, तो हर में एम के ऊपर वेक्टर, तो मजे आ रहे हैं एम के ऊपर वेक्टर लगाने में। वो जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तब लिखते हैं, कोई वेक्टर फॉर्म थोड़ा लिखे हुए हैं, समझ बात को। चलिए चौथा बिंदु, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई लैग तो नहीं हो रहा? राशिद, दरक्षा, शिल्पा, नूरी, अंजलि, चंद्र, राशिद, मीनाक्षी, योगिता, अनुराग, अभिषेक, सचिन, अंकित, बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाते हैं, पूरे बन रहे हैं, स्लाइड्स बन रही हैं, वो बता दो, पीडीएफ डाउनलोड हो जाते हैं? ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया। तो मैग्नेटिक मोमेंट, अब क्या डायरेक्ट डालिए, रिलेशन। चौथा देखो, ये भी काम का है बड़ा, ध्यान से देखते हैं। चौथी बार डायग्राम बना रहे हो ताकि आर्टिकल समझ में आ जाए। एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है v स्पीड से। अब इसका एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत याद हो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम वी आर, एम वी आर, एम वी तो मोमेंटम होता है, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट हमने अभी पढ़ा, मैग्नेटिक मोमेंट अभी पढ़ा, थर्ड आर्टिकल में कितना था, हाफ ई वी आर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए 2/1, तो m बाय एल, हाफ ई वी आर और एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड कर दीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, वी आर से वी आर, ये आ गया E/2m। ये बहुत ही एक पॉपुलर रिलेशन है, m/l का रेशियो हमेशा Q/2m रहता है। इलेक्ट्रॉन इसलिए E लिख दिया, Q होता तो Q लिख देते, Q/2m। यहाँ एक एक टर्म को लिख लो तभी मजा है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत पूछा जाता है। m/l बराबर Q/2m। m कौन है, बड़ा M, 3 दिन हो गए, मैग्नेटिक मोमेंट। L कौन है,
एंगुलर मोमेंटम। हाँ, इसको वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है एक बार आईआईटी में, तो ऐसा लिख सकते हो m वेक्टर बराबर q/2m l वेक्टर। और आपको याद हो मैंने आपको कूलम में इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया, जो जो वेक्टर रिलेशन होते हैं उसमें q हमेशा साइन के साथ रखा जाता है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, बायो-सावर्ट लॉ, जब भी वेक्टर फॉर्म आए उसमें q सदैव किसके साथ रखा जाएगा? साइन के साथ। उसने पूछा एक बार इलेक्ट्रॉन का तो -e रखना पड़ेगा, प्रोटॉन का पूछेगा तो +e रखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म। बहुत पॉपुलर रिलेशन है, 2 मिनट यहां पर होल्ड कर लें। m/l का रिलेशन q/2m। m कौन है? m मैग्नेटिक मोमेंट, l एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए, 4 पॉइंट देख लीजिए, सबसे फेमस आर्टिकल है ये। चारों पॉइंट को पढ़ लीजिए, चारों में कोई नई चीज नहीं बताई। सबसे बड़ी बात, करंट पढ़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ था, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा हुआ था, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा और लोग सॉल्व कर देते हैं। एल एल डाल देते हैं बोर पोस्टुलेट का। बोर पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड whose angular momentum is integral multiple of, याद करिए, इस एल की जगह वो डाल दीजिए, NH अपॉन रख दीजिए फ्रॉम बोर पोस्टुलेट, और बढ़िया हो जाएगा। m बराबर q/2m इंटू एल, एल पुट कर दो बोर पोस्टुलेट से, बोर पोस्टुलेट से एल, mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई। तो m आ गया q/2m, l की जगह NH अपॉन 2 पाई। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगा तो n कितना? 1। तो m की वैल्यू आ जाएगी QH अपॉन 4 पाई m। जरा देखो क्या ये कांस्टेंट आएगी क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट, H कांस्टेंट, 4 पाई m कांस्टेंट। इसे कहा जाता है बोर मैग्नेटॉन, Bm, बोर मैग्नेटॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है। शब्दों में बोलें, इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने पर जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है उसे कहा गया बोर मैग्नेटॉन। इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने पर जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो रहा है उसे कहा गया वन बोर मैग्नेटॉन। सारे रिलेशन काम के हैं। एल कहां से आ गया ये समझ में आ गया, ये लिख दिया बोर पोस्टुलेट, बोर पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट याद करिए, mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई। क्लियर है? चारों पॉइंट देख लीजिए, फिर कुछ और बातें हम आगे बढ़ाते हैं। इस पे सवाल आता ही आता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर सबसे ज्यादा पूछे गए हैं इस पे सवाल। ये देखिए, सीधा सवाल आएगा, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल घूमे, आपको सीधा, वैसे तो रटा हुआ होना चाहिए, हाफ qv/r। इनकेस भूल गए तो वापस से तुरंत निकाल लेते हैं। बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए, आई स्पीड वाला फॉर्मूला, qv/2 पाई r, एरिया πr², पाई से पाई, आर से सीधा भी 1 मिनट के अंदर आ जाता है। फेमस है रिजल्ट, एनसीईआरटी में अलग आर्टिकल है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन।
फेमस सवाल, हाफ क्यू वी आर याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो तरीका बता दिया, आई इंटू ए। क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए ताकि इस पे आप स्पेशल ध्यान दे सकें। आज फोकस करिए सेक्शन डी पर, जहां से सेक्शन डी की हेडिंग आई है वहां से चालू करिए पढ़ना। बार मैग्नेट थी, पूरा सेक्शन डी तैयार कर लें, छोटा है सेक्शन, आसान है। 3 तारीख के पेपर में मैग्नेट पूरा आएगा। इलेक्ट्रो के 2 सेक्शन दिए हैं, डाइपोल और कंडक्टर। लास्ट के 2 सेक्शन थे, याद करिए, डाइपोल और कंडक्टर, 2 सेक्शन दिए ताकि 2 सेक्शन पे आप पूरा फोकस कर सको। 6 सेक्शन है इलेक्ट्रो में, 2 सेक्शन जिसका नाम अलग से लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, डाइपोल का सेक्शन है, एक कंडक्टर का सेक्शन। उन्हीं 2 सेक्शन को फोकस करिए ताकि वो 2 बढ़िया हो जाए। और मैग्नेट तो नया पहली बार आ रहा है तो ये पूरा तैयार कर लीजिए तो बढ़िया बैलेंसिंग हो जाएगी। ईएमआई जितना क्लास में होगा उतना आएगा। यूनिट एंड डायमेंशन तो आएगा ही, हमेशा ही आएगा। उसमें तो रिवीजन क्या चाहिए, वो तो जनरल चैप्टर है। बढ़ू आगे, चल आगे लिखिए, नोट लगाइए, इस सवाल को खत्म कर दीजिए। मिटाऊं, चलो आ जाओ, नोट लगाओ। देखें सभी लोग बोर्ड पे देखें। अब थोड़ी सी बातें इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, और कितना जल्दी आप उसको निकाल पाओगे वो भी मजेदार है। देखें, मेरे पास एक क्यू चार्ज चक्कर लगा रहा था आर स्पीड से। मुझे कहा गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो मैंने सीधा सोचा क्या लगा दूं, आई इंटू ए। मान लो ओमेगा से चक्कर लगा रहा है, वी ना देख के मैंने क्या दे दिया, ओमेगा, लेट सपोज। सुनते जाइए, कैसे रिलेट कर रहा हूं वो देखना। अब ओमेगा आ गया तो दिमाग कैसे सोचेगा, यार मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो आई इंटू ए, पहला क्लिक। दूसरा, एरिया तो साफ ही दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर। अब आई पर मेहनत करो, यार आई कौन सा चाहिए, ओमेगा वाला। तुझे ओमेगा वाला सीधा याद नहीं आ रहा तो बेसिक पे गया, क्यू बाय टी, टी पे सोचा ओमेगा वाला फॉर्मूला, 2 पाई बाय ओमेगा, तो आई आ गया क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। ऐसे सोचा जा सकता है, इसलिए आपको कहते हैं वो सादे सादे फॉर्मूले रटने की आदत नहीं है, पेपर में कर लीजिए। आई जो कहेगा उसके हिसाब से खेल लीजिए। एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। सर अभी तो हाफ ईवीआर आया था, भाई वो वी की टर्म में था, ये किसकी टर्म में, ओमेगा की टर्म में। तो सर ये क्यों करा रहे हो आप, मैं क्या कराना चाहता हूं, इसके पास में देखो, मेरे पास एक रिंग है, एक रिंग है जिस पे चार्ज बटा हुआ है, क्यू चार्ज रिंग है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पे घूम रही है। आपको सवाल आ गया पेपर में, एम्स में, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। आंसर वही आएगा। क्यों वही आएगा जरा देखिए, वो कब लग रहा था, जब एक चार्ज क्यू आर दूरी पर है, फिक्स आर दूरी पर है। क्या इसमें सारा चार्ज एक फिक्स दूरी पर है, देख लीजिए, सारा चार्ज कितनी दूरी पर है, आर। कोई भी आप एक एलिमेंट भी मानोगे, इस एलिमेंट का लिखोगे, हाँ सर लिख दो, चलो इसकी सेंटर से दूरी बताओ, आर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और इंटीग्रेशन करोगे तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, तो इस रिंग का
मैग्नेटिक मोमेंट आपने सीधा लिख दिया Q ओमेगा R स्क्वायर बाय 2, सीधा आंसर। ये तो है तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 तो और इंटरेस्टिंग है, वो देखिए, वो शायद आपको अच्छा लग जाए। फॉर्मूला है m बाय l इज q बाय 2m। m बाय l इज q बाय, हमेशा वैलिड है। l l रोटेशनल मोशन में जाना पड़ेगा, परवेश सर लाएंगे अभी। l बराबर i इंटू ओमेगा। i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, रख दीजिए एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू बाय 2m, m से m कटा, m क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। तरीका नंबर 2, आपको जो मर्जी पड़े वो लगाओ, ये बढ़िया तरीका है। ये हमेशा हर बॉडी के लिए ये फैक्टर कांस्टेंट रहता है। m बाई एल कितना होता है? q बाय 2m। l कौन है? l एंगुलर मोमेंटम। ये कौन सा फॉर्मूला है? आई ओमेगा। p बराबर होता है mv, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम का आई ओमेगा। आई कौन है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सब थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिवाइज करा दो, थोड़ा खुश हो जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो, अलग से आर्टिकल दिखेगा तो याद भी हो जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब थोड़े थोड़े मुझे याद हैं। अभी 17 जुलाई को ही पेपर हुआ था। हाँ बिल्कुल सही है, चल बोलना। रिंग 7 मई को, अच्छा 17 जुलाई तो उससे पहले वाला याद कर लिया, सॉरी, कोई बात नहीं, वो भी दिया था पर। तो रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आर स्क्वायर, संभालिएगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। डिस्क, डिस्क, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर। हॉलो 2/3 एम आर स्क्वायर। लिखने से क्या होगा? आई पर विशेष ध्यान चला जाएगा, नहीं तो आई वो करंट का कीड़ा रहेगा। 3 बार ऐसा लिख लोगे तो आई डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि आई कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम 3 बार लिख लो, एल बराबर आई ओमेगा, इसका एल बराबर आई ओमेगा, इसका एल बराबर आई। क्या बात समझ में आ रही है? चलो लिखो, ऐसे पार्टीशन कर देना, इधर इलेक्ट्रॉन इधर बॉडी, पर आंसर वही आ रहा है। कैसे? मैंने क्या लॉजिक लगाया, उसमें भी चार्ज हमेशा कितनी दूरी पे था? आर दूरी पर। रिंग का भी हर चार्ज आर दूरी पर ही है। पूछे गए हैं ये, नीट में तो नहीं आए पर एम्स में लगातार पूछे जाते हैं। m बाय एल क्यू बाय 2m। पहला तरीका था सीधा लिख दिया, एक बार और समझाता हूँ, डिस्क ले चलता हूँ, डिस्क का सोचते हैं और थोड़ा दिमाग खुलेगा। बढ़ू? हाँ और क्या, रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 12, रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 12 20 से अच्छा कौन है? से एम एल स्क्वायर बाय 3 सही है।
बहुत बढ़िया, कर लोगे तो मतलब। इस बार लास्ट फॉर्म भरेंगे नीट का। हाँ, भरने से पहले लिख देना कॉपी में, ये मेरा लास्ट फॉर्म है, इसके बाद नहीं भरूंगा अब नीट का। हाँ, कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम के भरेंगे। हाँ, हर साल नीट के फॉर्म नहीं खरीदना अब। सही है कि नहीं? क्या? हाँ बिल्कुल। कर दूं, नेक्स्ट कर दूं? पहले ये लिख लो, वाली स्लाइड वापस लगा दो। सॉलिड स्टेट सबके लिए m/l q/2m। हाँ हाँ, बात नहीं, बात नहीं, लिख। आज 20 से 25 क्वेश्चन अभी टिक लगवाऊंगा, ईमानदारी से वो 20-25 क्वेश्चन करना, कॉपी साथ में रखना, सेक्शन डी, और सेक्शन डी पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अच्छे से पहले सेक्शन डी को कॉपी से 3 से 4 बार पढ़ लो, ताकि वो हर फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाए, और फिर जब बार बार उस पर क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूले याद होते जाएंगे, अपने आप याद होते हैं, अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। अब मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले की कितनी गंभीरता है। आपने तो लिख के छोड़ दिया, पर ये इतना जबरदस्त पावरफुल है, वो मैं आपको उसका यूज करके दिखाता हूँ। करूँ, नेक्स्ट करूँ? देख लो इस स्लाइड में कुछ रह गया, पहले इसको पूरा कर लो। इस स्लाइड में देख लो, ठीक है? करूँ नेक्स्ट? चलो, अब सुनना, थोड़ा और गंभीरता लाना, कितना जबरदस्त है। अगर एक चार्ज घूम रहा होता ओमेगा स्पीड से, तो आपने उसका मैग्नेटिक मोमेंट सीधा लिखा भी, देखो, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2। बिल्कुल सही। एक रिंग थी, आपने रिंग में भी सीधा लगा दिया, सीधा लगा दिया। अगर रिंग घूम रही है ओमेगा से, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय, आपने क्या लॉजिक दिया? अरे यार वही तो मान लो, यहां भी तो चार्ज आर दूरी पर है, यहां भी चार्ज। पर मजे आएंगे अगर आप दिस का प्रश्न करोगे, तो फिर आप सीधा इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते बताइए? अब सारे चार्जेस बराबर दूरी पर नहीं है। आप इस फीलिंग को समझो। मैंने एक इलेक्ट्रॉन का रिंग में नकल मान ली, क्योंकि दोनों का सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा था, परंतु डिस्क में वो नकल में नहीं मार पा रहा हूं, क्योंकि डिस्क में चार्ज उसके एरिया में बटा हुआ है, और हर चार्ज की केंद्र से दूरी अलग अलग है। तो क्या करें? अरे सर कुछ मत करो, जो दिक्कत दे रहा है उसी को पकड़ लो। चार्ज दिक्कत दे रहा है ना, एक रिंग मान लो, ये एक रिंग मान ली, रेडियस कितनी, एक्स, थिकनेस dx। कोई बताएगा? मैंने आपको कहा था हर चैप्टर में 5 से 7 सवाल इंटीग्रेशन के आएंगे, सोच के बताना। रिंग का एरिया
खूब सिखाया था आपको, पाई आर स्क्वायर नहीं लगता, 2πx dx लगता है, याद करो। इस एलिमेंट को काट के सीधा कर दोगे ना तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 2πx और चौड़ाई dx। अब इस एलिमेंट पे आने वाला चार्ज, मजा आ जाएगा। टोटल चार्ज कितना है, q, पाई आर स्क्वायर में बटा हुआ है q। तो बताइए यूनिट एरिया में q बाय पाई आर स्क्वायर, मेरा एरिया कितना है, 2πx dx में आने वाला चार्ज q अपॉन पाई आर स्क्वायर 2πx dx। ये आ गया उस एलिमेंट पर चार्ज। अब बताओ क्या रिंग का आप मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हो? हाँ, रिंग का तो याद है, बोलो, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, क्यू नहीं डी क्यू, कोशिश करो, ओमेगा ओमेगा, आर नहीं, आर नहीं, रिंग की रेडियस एक्स बटे 2। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो आंसर आएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 4। ये तो है पूरा एक पेज का नाटक। अब तरीका नंबर 2 देखना, वो इतना पावरफुल है भाई, वो सब चीजों को सेट कर रखा है उसने। एम बाई एल बराबर, देखते जाना, एम बाई एल, एल नहीं, आई ओमेगा, अच्छा आई डिस्क है, हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा बराबर क्यू बाय 2m, एम से एम कटा, सही चल रहा है, एम उधर जाएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटे 2 और 2 नीचे और क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4। इसलिए ये जबरदस्त है, ये सॉलिड स्फीयर में भी, रॉड में भी, पार्टिकल में भी, बॉडी में भी, रिंग में भी, सब में आंसर देगा। मैंने आपको इससे भी करके दिखाया ताकि एक अप्रोच डेवलप हो। पार्टिकल का रिंग से नकल हो गया पर रिंग का डिस्क में नकल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहां सारे चार्ज आर दूरी पे थे, यहाँ सारे चार्ज आर दूरी पर नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? लिख लीजिए, इसको लिखिए ए पार्ट, ये रिंग और ये है डिस्क। डिस्क में फंस गए, एलिमेंट लिया, आप इसका इंटीग्रेशन करके घर पे देख लेना, आ जाएगा, दिख भी रहा है, ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स 4/4, 4 नीचे आएगा फैक्टर। पर इससे इंटीग्रेशन का हमें पता है कि सवाल उससे ही सॉल्व हो रहा है, बताने के पीछे लॉजिक ये, एक क्लियरिटी आनी चाहिए कि अच्छा यार पार्टिकल और रिंग में तो नकल हो गई, क्योंकि पार्टिकल की दूरी सेंटर से आर थी, रिंग में भी सभी चार्जेस की दूरी आर थी, पर डिस्क में ऐसा नहीं था। डिस्क में तो हर चार्ज की केंद्र से दूरी अलग अलग है। नेक्स्ट करें क्या? टारगेट लेके जाना, घर जाके आराम करके शाम को केवल 1.5 घंटा घड़ी लगाकर, 1.5 से ज्यादा 5-5 घंटे देने की आवश्यकता नहीं होती है, लिमिटेड 1.5 से 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, फिर सब्जेक्ट को चेंज कर लेना चाहिए। 1 घंटा 30 मिनट केवल सेक्शन डी पढ़ना है, 1.25 घंटे केवल सेक्शन डी पढ़ना है। जब इससे 2-3 बार गो थ्रू हो गए तब जाके फॉर्मूले दिमाग में अपनी जगह बनाएंगे, सवाल पढ़ोगे तब उसको अप्लाई करना सीखोगे।
बोलिए, क्लियर है क्या? करूँ नेक्स्ट कर दूं? ये किसका है, यहाँ कोने में लिख देना, डिस्क का है। यहाँ इंटीग्रेशन की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी क्लियर है, सिर्फ इसलिए बताया गया है, एक अप्रोच डेवलप होती है, फिजिक्स की क्लैरिटी आती है कंसेप्चुअल, कि डिस्क में रिंग मान के किया गया, बहुत सारी रिंग को जमाते जाइए आप, छोटी से बड़ी छोटी से बड़ी, वो डिस्क ही बन जाएगी, एक सबसे छोटी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, वो डिस्क का रूप ले लेगी। अ डिस्क कैन बी एज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। छोटे एम बड़े एम में अंतर रखना, छोटा एम यहाँ मास है, Q/2m, पोल स्ट्रेंथ नहीं है, मास है, बड़ी परेशानी है। बढ़ो आगे। किसने इंटीग्रेशन से किया, आ रहा है क्या, आ रहा है? ये आएगा Q/r²/4, ऊपर R4 आएगा, नीचे R² भी तो है, वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे जरूरत नहीं है, इसी से करिए, हमेशा आंसर आएगा। ये इसको बॉक्स में डाल लीजिए, वहां लिख लीजिए, हमेशा, चाहे पार्टिकल हो चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, सभी के लिए रहता है। पन्ने पलट लीजिए, सेक्शन डी खोल लें, एक बार सेक्शन डी को क्विक रिवाइज कर लें, क्या 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 पढ़ा है इसमें। आज मुझे सेक्शन डी पर फोकस करना है बस। अलग बिल्कुल सेक्शन इसलिए डाले गए हैं ताकि आप बढ़िया अच्छे से फोकस कर सको। सेक्शन डी, सेक्शन डी एक बार जल्दी से देख लीजिए, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा बार मैग्नेट, क्या पढ़ा, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का बताइए मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी एक पोल इंटू एल। अब इस एल वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों के बीच की सीधी दूरी, छोटा एम पोल स्ट्रेंथ, एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया आधा तो पोल स्ट्रेंथ भी आधा। देखो पहला पेज देखो, पहले पेज में ये लिखा, फिर वो मैग्नेट को काट दिया था 2 बार, ठीक है, पन्ना पलट लो। फिर फोर्स एंड टॉर्क, अब ये तो रट गए हैं, टॉर्क वहां होता था P sin थीटा, यहाँ टॉर्क MB sin थीटा, आर्टिकल नंबर 1 ओके है। 2, वर्क डन भी याद है, MB cos θ1 माइनस, थर्ड नंबर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे 2 kp/r³, यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे। अगला देखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। पांचवा आर्टिकल नीट 2023 में आया, गॉस थ्योरम, याद करिए, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा क्लोज सरफेस से, क्यों, जितना एंटर होगा उतना ही तो बाहर निकलेगा, 2023 में नोट भी लगा हुआ है देखो, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0, 2023 का सवाल था इस साल का। उसके बाद क्या आया, बार मैग्नेट को हमने अलग अलग अरेंजमेंट में रखा, यहाँ इस बात को समझाया गया इस सवाल में, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 6 सवाल आपको दिख रहे हैं। अगला देखिए,
अब हमने बार मैग्नेट को टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दिया। यहां इस बात को समझाया गया है कि एल कौन है, एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको समझाया गया। उसके बाद मैग्नेट को आर्क में मोड़ दिया, सही बात है। वर्क डन के सवाल करे, सही बात है। फिर आया अगला आर्टिकल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। एकदम दिमाग में सेट। बार मैग्नेट का तो ये है, जबकि करंट कैरिंग कॉइल का NIA होता है, करंट कैरिंग कॉइल का। अब देखो नया हेडिंग चालू हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल NIA। फिर इस पे सवाल चलते रहे काफी सारे, लूप के जो ये बताता था हमें एरिया लिखना आना चाहिए। फिर एक बहुत ही पॉपुलर चीज बताई, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट यही आ जाता है NI, पर टोरॉइड का नहीं आता, टोरॉइड का 0। सोलेनॉइड का ऐसा क्यों आ जाता है, हर टुकड़े का IA लेफ्ट सबके ऐड हो गए थे, जबकि टोरॉइड में वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है, तो 0 हो गया था। देखो पन्ना पलटो, टोरॉइड का 0 हो गया था। फिर आपको सिखाया था, कल भी ये सिखाया था, आज ये बताया, करंट कैरिंग कॉइल का बिहेवियर किसमें, एक्सटर्नल फील्ड में। हमारे कितने डाइपोल सिलेबस में है, 3 डाइपोल सिलेबस में है, एक इलेक्ट्रो का, एक बार मैग्नेट का, और एक करंट कैरिंग कॉइल का। ठीक बात है। आगे सवाल हमने आज किया ये वाला, 2 प्रश्न मिल गए। उसके बाद आगे आज अपना हेडिंग, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बात सही है क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ये आज का पूरा लेक्चर है। तो ये सेक्शन डी था, 4 लेक्चर में था, आराम से 1.5 घंटे में शानदार तैयार होगा। पेन पेंसिल रफ कॉपी लेकर बैठा करो, जो जो चीज देख रहे हो पढ़ रहे हो उसको साथ साथ लिखते भी चलो। वहां से देखा यहाँ लिखा, वहां से देखा एक बार लिखा, लिखोगे तभी याद होगा। ये सेक्शन डी है, यहाँ से सवाल आता ही है। अब यही होमवर्क लिख लो कि आज मुझे ये सवाल करने हैं, तो एकदम शानदार तैयार होगा। इसके साथ पहले जोड़ो ELP नंबर 11, अगर हाथ नहीं लगाई हो तो 11 पहले करो, 11 बहुत शानदार है, पूरी इस पर बेस्ड है। फिर खोलो ELP नंबर 12, 12 पे आओ। 12 के कुछ सवाल फंसेंगे क्योंकि वो पढ़ाया नहीं है, पर जो ऊपर के 4-5 सवाल हैं वो हो जाएंगे। ELP नंबर 12। फिर लाओ मॉड्यूल, मॉड्यूल देना, मॉड्यूल है किसी पास मैग्नेट का, मैग्नेट मॉड्यूल लाता है क्या कोई, है, लाओ लाओ इधर दे दो, मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए लिखें, लिखिए पेज नंबर 46, पेज नंबर 46, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। फिर आइए एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10वां, 6 के बाद 10, 10 के बाद लिखिए 22 नंबर और 26 नंबर। ये बच्चों सारे सेक्शन डी पर हैं। इतनी बार प्रश्न में सेक्शन डी और लगाओगे तो सेक्शन डी और मजबूती से तैयार हो जाएगा। कल शुरू करूंगा जियो मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, एंगल ऑफ टिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये शुरू करेंगे। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्या गलती कर रही ना तू, वापस चेक कर, तूने गलती करी है। ये R² नहीं आएगा ना, रिंग की रेडियस तो x है, रिंग की रेडियस x है, यहाँ x² आएगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रही है, यहाँ x आएगा।
नहीं आएगी अलग से, कर तो से हवा में क्यों बात कर रही है। x4 आएगा और ये नीचे आर स्क्वायर है, तो r4 से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। करके तो देख। टेंशन कौन सा, BIR नहीं बताया क्या वो। अरे RBI नहीं बताया क्या आपको। ठीक, कल बता दें, एक सवाल में होगा वो, बता देंगे। हाँ बोल भाई। आएगा वो टाइम में आएगा। एरिया कैसे, क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शन ये वाला। हाँ नहीं नहीं, क्रॉस सेक्शन ऐसे काटेंगे तो ये तो वही रहेगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी क्लास में कल करा देंगे डिस्कस। हाँ हाँ कोई बात नहीं, करा देंगे। इलेक्ट्रो के हर ELP में सवाल हैं, दो दो, करवा देंगे क्लास में। अभी पढ़ाया नहीं है साइक्लोट्रॉन, मत छोड़। ये थोड़ा डालना होता है, ये तो सवाल कभी आए नहीं ना, ये डालने का तो कोई सेंस ही नहीं है। हाँ ये डालने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये भी डालने का कोई मतलब नहीं है। हाँ ये सब सही है। हाँ मतलब ये ज्यादा बढ़ने से कोई फायदा थोड़ी ना है, अपन हर चीज नहीं लिखे हैं शॉर्ट नोट में, कल आएगा कल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, तो ई बराबर क्या हो गया KR। अब वो फॉर्मूला लगा दे, dV/dr बराबर EdR, ई की जगह क्या रख दे KR, इंटीग्रेशन कर दे, सीधा आ जाएगा, R² आ जाएगा।